दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 4 जिसका टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। क्या है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व? आप सभी लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। जहां पर लोगों द्वारा अपने नेता को चुना जाता है वही लोकतांत्रिक शासन होता है। दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपरटेट, आरओ, एआरओ, डी ट्रिपल एसवी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एसएससी, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें ये टॉपिक्स आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। करियर बनाने के लिए जब परिश्रम करके दिखाएगा, कैरियर बनाने के लिए जब परिश्रम करके दिखाएगा ऐ दोस्त, तो तकदीर का लिखा भी एक दिन बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने मैप है। इस पार्ट में आप लोग लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य बातों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याएं भी होंगी, समाधान भी होंगे और समानता एवं न्याय के विचार भी शामिल होंगे। अर्थात सारे के सारे तत्व इसमें शामिल होंगे। सभी के बारे में विधिवत ये जानकारी करेंगे। और जितने भी मैंने बिंदु बताए हैं सारे के सारे ये लोकतांत्रिक सरकार को बनाने के लिए और इस सरकार को विधिवत चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए अब पढ़ेंगे हम लोग दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, वर्ल्ड का मैप आपके सामने है। यह रहा डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे यह रहा भारत और यह रहा दक्षिण अफ्रीका। यह रहा दक्षिणी अमेरिका पूरा का पूरा है दोस्तों, और ये ऑस्ट्रेलिया रहा, ऊपर ये रूस रहा। ये रहा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। कनाडा भी यही है, ग्रीसलैंड भी यही है, सब ये उत्तर में ही स्थित हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत अर्थात गोरे वाले, अश्वेत काले और जिनकी त्वचा का रंग कैसा होता है, सांवला होता है। 2 वैरायटी के लोग रहते हैं, गोरे और काले। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में मां की मदद कर रही थी। उसने एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। अर्थात वह अपनी मम्मी के साथ काम कर रही थी, तो उसने देखा कि एक उसे बॉक्स मिलता है जिसमें पेपर्स की बहुत सारी कटिंग्स हैं, और उस कटिंग में क्या देखती कि 11 साल का कोई लड़का है, उसकी बहुत सारी फोटो है, वो भी लड़का स्कूल जाते हुए। तो माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। क्या नाम था उस लड़के का? हेक्टर पीटरसन उसका नाम था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? जो पीटरसन था उसे गोली मार दी गई थी, उसकी माँ ने बताया, माया की माँ ने। तो माया ने पूछा ऐसा क्यों, उसे गोली क्यों मारी? तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब था त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। अर्थात अगर कोई व्यक्ति श्वेत रंग का है, व्हाइट है, तो उसका अलग जीवन होगा, अर्थात उसको काले के साथ नहीं मिलाते थे। तो ये सब चीज़ें, दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूह में बटी हुई थी। देखिए, दक्षिण अफ्रीका हम सभी लोग जानते हैं बहुत सारी प्रजातियां रहती। उस समय श्वेत और काले में काफ़ी अंतर समझा जाता था। श्वेत और अश्वेत भी इसको कहते हैं। जो गोरी चमड़ी का होगा उसका अलग सिस्टम होगा, उसके साथ व्यवहार अलग होगा, और जो काली रंग की चमड़ी का होगा व्यक्ति, उसके साथ अलग व्यवहार होगा। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। अर्थात वो किसी भी प्रकार से कोई भी रिलेशन नहीं रख सकते थे। श्वेत वाले श्वेत से रखेंगे
अश्वेत वाले अश्वेत से रखेंगे। और विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अर्थात माया को लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मनुष्यों मनुष्यों में भेद हो, रंगों के आधार पर कैसे भेदभाव हो सकता है कि कोई व्यक्ति काला है तो उसे अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है। रंग भेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज में बड़ा गुस्सा था, अर्थात बड़ी नाराज थी, क्योंकि वहां का रूल था दक्षिण अफ्रीका का, इंडियंस हो या कोई काली चमड़ी का व्यक्ति हो, काले रंग का व्यक्ति हो, उसे श्वेत महिला पुरुष के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं था, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखने का अधिकार नहीं था और ना ही उनको उनके साथ रहने का भी अधिकार था। ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। तो ये सब चीज़ों का जो शिकार हुई थी वो माया की माँ भी हो चुकी थी, जिससे जब वो ये बातें बता रही थी तो बड़ा आक्रोशित थी, उनकी आवाज़ में गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी, अर्थात गोरे और काले के हॉस्पिटल अलग, प्लस उनको ले जाने के लिए जो अन्य साधन हुआ करते थे, गाड़ियां हुआ करती थी, वो भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, अर्थात उसमें जितनी भी चीज़ों की जरूरत होती थी एम्बुलेंस में सारे साधन होते थे। जबकि अश्वेत लोगों की जो गाड़ियां थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अर्थात दोस्तों क्या होता था, बसें भी अलग होती थी, बस अलग होती थी, बस स्टैंड अलग होते थे, रेलवे अलग होती थी कि आपकी जो गोरे लोग हैं वो दूसरी ट्रेन से जाएंगे, जो काली चमड़ी वाले लोग हैं वो दूसरी ट्रेन से जाएंगे। उस समय इतना कुछ होता था दोस्तों, सोचिए कितना बुरा रहा होगा वो वक्त। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी, अर्थात ये अपना मतदान भी नहीं कर सकते थे। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों को आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। क्या था, उनको नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। यहां से दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जरूर आप लोग ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था जिसका नाम था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे, काली चमड़ी के लोग ही रहा करते थे। हेक्टर पीटरसन, कौन, हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था, अर्थात यह एक अश्वेत लड़का था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा, कौन सी भाषा इस्तेमाल करते थे, अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। देखिए, जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, ठीक है, और जो हेक्टर था और स्कूल के अन्य उसके साथ के स्टूडेंट थे उन पर प्रेशर था कि वो भी अफ्रीकांस भाषा सीखे। लेकिन हेक्टर और उसके जो फ्रेंड्स थे वे अपनी भाषा जुलू ही सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। क्या कह रहा था कि मुझे अफ्रीकांस नहीं सीखनी है, मुझे सिर्फ अपनी भाषा ही सीखनी है। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां भी चलाईं। दोस्तों, जब हेक्टर और उसके फ्रेंड्स विरोध कर रहे थे कि मुझे अफ्रीकन भाषा नहीं सीखनी है, तब वहाँ की पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं, लाठी बरसाईं, जिससे क्या हुआ कि हेक्टर को गोली लगी और वह 16 जून 1976, कितनी 1976 की घटना है, 16 जून 1976 को उसकी मृत्यु हो जाती है हेक्टर की। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। बिल्कुल दोस्तों, क्या किया था, नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक विरोध किया था।
अंततः उन्हें 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भेदभाव के लिए विरोध करना, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। किसी भी टाइप का भेदभाव हो, जात पात से रिलेटेड हो, ऊंच नीच से रिलेटेड हो, ठीक है, अगर लिंग भेद हो, जात भेद हो, जन्मजात भेद हो या रंगों को लेकर भेदभाव हो, तो ये सब चीज़ों का विरोध करना जरूरी है ताकि अपने आप को हम लोग स्वतंत्र कर सकें। जब दोस्तों नेल्सन मंडेला ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया, तब उन्हें जाकर 1994 में इसमें सफलता मिली। तब जाकर दक्षिण अफ्रीका क्या बना? एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा। देखिए दोस्तों, अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची आपको बनाना है। बताना है कि उनके बस स्टैंड अलग थे, हॉस्पिटल अलग थी, ले जाने वाली गाड़ियां अलग थी, ट्रेन अलग थे, बस स्टैंड अलग थे, सब कुछ अलग था। वो उनके गोरे जो श्वेत होते थे उनके पास अश्वेत नहीं रह सकते थे, ना ही किसी टाइप का कोई रिलेशन बना सकते थे। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, ये सभी बात हम लोग जानते हैं। वो अपनी भाषा सिखाने की कोशिश श्वेत कर रहे थे। आइए दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। लोकतांत्रिक दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बताया था, लोकतांत्रिक का मतलब होता है जब लोगों द्वारा अपनी सरकार को चुना जाए, वही लोकतांत्रिक कहलाता है। तो अब अपने पास अन्य जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वह है भागीदारी। क्या है दोस्तों? भागीदारी। देखिए, हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, आप बता सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल, ताकि हम लोग अपने मनपसंद नेता को चुन सकें और वह जनता के हित में कार्य कर सके। बट लेकिन डियर स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि वही नेता झूठे वादे करके हम लोगों से अपना वोट ले लेते हैं। जब वो उस पद पर आसीन हो जाते हैं, जब वे विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उस पद पर आ जाते हैं, उसके बाद वो निभाए हुए एक भी वादे पूरे नहीं करते। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान रखेंगे। अर्थात चुनाव के पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं करेंगे कि आपके गांव में बिजली की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, विद्यालय की व्यवस्था करेंगे, अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, लोगों को पक्का घर देंगे। विभिन्न प्रकार के वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोस्तों ये सब चीज़ें क्या हैं, वो नेता सारे के सारे भूल जाते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। जैसा कि भारत में आपने सुना होगा, कोई भी चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, उसकी जो कार्यकाल की अवधि होगी वह डियर स्टूडेंट्स 5 साल की होगी। कितनी होगी? 5 साल तक वह उस पद पर रह सकता है और कार्य कर सकता है। लेकिन अगर वह कार्य अपने पद के अनुसार नहीं कर रहा है तो उसे हटाने का भी प्रावधान डियर स्टूडेंट्स है। देखिए, भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वही घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। दोस्तों, सही कहा गया है, 5 साल में गवर्नमेंट का बदलना जरूरी है। इससे ये जरूरी है कि ताकि जो जनता है उसके लोक कल्याण से संबंधित कार्य हो सके। जैसे मुख्य सेवाएं होती हैं, जैसे करियर बनाना, घर बनाना, मूलभूत आवश्यकताओं में क्या क्या आता? रोटी, कपड़ा, मकान और करियर बनाना। अर्थात जीवन यापन के लिए भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, नौकरी आदि इत्यादि उपलब्ध कराना भी गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। अब हम देखेंगे जो अपने पास टॉपिक है, भागीदारी के अन्य तरीके। देखिए, यह क्या है दोस्तों? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव क्या होता है, 5 वर्ष में एक बार होता। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं।
अर्थात गवर्नमेंट कोई रूल पास करे तो क्या होता है, उसमें विपक्ष पार्टी वाले होते हैं जो उसमें कमियां बताते हैं। गवर्नमेंट जैसे कुछ ऐसे कार्य करे जिससे जनता खुश नहीं, तो जनता विरोध कर सकती है, कह सकती है जनता के हित में कार्य नहीं है, इन प्रस्तावों को वापस वापस लिया जाए, इससे जनता की सिर्फ और सिर्फ हानि होगी। इन सब चीज़ों का भी इसमें इस तरीके से विरोध भी किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, संपादक के नाम एक चिट्ठी आप देख पा रहे होंगे। ये चित्र है, हाल बुरा नहीं, जरूर के पास किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, एक चित्र है जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लगातार कुछ बाल्टियां घड़े रखे हुए हैं, जो लोग पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात इस एरिया में पानी की कमी है। जैसे कि अपनी राजस्थान का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां पर पानी की बहुत अधिक कमी दोस्तों होती है। अब कार्रवाई, ये देखिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ये आप बॉक्स में खुद ही पढ़ सकते हैं। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य देगी। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, तो उससे गवर्नमेंट लोगों को मुआवजा देती है, जो उनका नुकसान हुआ है वह उससे भरपाई कर सकें। जैसे किसी की फसल जल जाए या किसी को अन्य कोई प्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़े जिससे उसे बहुत अधिक क्षति होती है, तो गवर्नमेंट उसे मुआवजा भी देती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बताते हैं, एक कोई घटना की चर्चा हो रही है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि यह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। अर्थात उस समय घटना है जब, अब देखिए दोस्तों, क्या हर एक चीज़ के रेट बढ़ते हैं डे बाय डे। पेट्रोल 100 के आसपास है, एलपीजी आप देख रहे हैं रोज़मर्रा की यूज होने वाली है, वह 1000 प्लस है। तो इन सब चीज़ों के रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। बट 2005 में थोड़े से रेट बढ़े थे, उसके लिए भी लोगों ने विरोध किया था। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ये देखिए, सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य देगी। बाढ़ पीड़ित हो या आग लग जाए या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित हो, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो सरकार मुआवजा देती है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखेंगे यहाँ से दोस्तों, देखिए दोस्तों, जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, अर्थात लोकतंत्र शब्द से क्लियर हो जाता है कि लोगों की इसमें भागीदारी निश्चित है। लोग ही अपने बीच के किसी व्यक्ति को अपने चुनाव माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से उनको क्या है दोस्तों, विजयी बनाते हैं और वह सत्ता में आकर कार्य करते हैं। वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप देखिएगा। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अर्थात इनको विरोध करना पड़ता है अपने अधिकार के लिए कि हमें वोट डालने का अधिकार दिया जाए, हमें यहाँ पर जाने का अधिकार दिया जाए। जैसा कि आपने लगभग 6 महीने पहले एक घटना सुनी होगी केरल राज्य की, जहाँ पर एक सबरीमाला मंदिर है, वहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित था, अर्थात वहाँ पर कोई भी महिला प्रवेश नहीं कर सकती है, जो कि दोस्तों पूर्णतया गलत था। ये एक रूढ़िवादी सोच थी, बहुत ही गंदी मानसिकता के लोगों की यह पहचान थी। जब महिला पुरुष एक समान है तो वो मंदिर में क्यों नहीं जा सकती हैं? तो इसीलिए हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं जा सकती हैं। दोस्तों, आज भी अपने भारत देश में ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पर जाति पात
ठीक है, रंग भेद या लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच के आधार पर किया जाता है। जो लोग करते हैं वो रियली बड़ी तुच्छ मानसिकता के लोग होते हैं। कैसे आप किसी एक मानव से, इंसान होकर इंसान से कैसे आप एक इस तरीके का भेदभाव कर सकते हैं? जबकि दोस्तों सेम प्रोसेस होते, बायोलॉजिकल प्रोसेस सेम होते, सभी बर्थ जन्म लेते हैं, सभी बच्चे से जवान होते, जवान से बूढ़े होते और मर जाते। सेम प्रोसेस होता, खाना खाना, डाइजेस्ट करना, आउट करना, एवरीथिंग इज सेम, बट थिंकिंग इज डिफरेंट। तो दोस्तों ऐसी चीजों से इन लोगों ने, जैसे दलितों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने, महिलाओं ने बहुत सारे विरोध किए, तब इनको जाकर विभिन्न प्रकार के क्या मिले? अधिकार दोस्तों मिले। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। दोस्तों बिल्कुल, अगर किसी टाइप का कोई भी धरना होता है, जुलूस होता है, तो उसके बारे में जरूर जानने की कोशिश करें। ये आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, कुछ महिलाएं हैं जो किसी बात को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। और दोस्तों जब समस्या बड़ी होती है तभी एकजुट होकर लोग उसका विरोध करते हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों, करना भी चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है और आप इस पर श्योर हैं कि ये चीज गलत है, तो उसका विरोध करना चाहिए, एकजुट होकर जरूर विरोध करना चाहिए। अब लोग देखेंगे विवादों का समाधान। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। इसका दोस्तों कहने का मतलब यही है, कभी कभी कुछ व्यक्ति धरना देते हैं तो वहां पर लाठी चार्ज भी हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहां से देखते हैं, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है, देखिए वो संस्कृतियां हो सकती हैं, धर्म हो सकते हैं। दोस्तों आज के देश में सबसे बड़ी धर्म की विडंबना है, हर धर्म अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है और हर हर एक धर्म एक दूसरे का विरोधी समझता है। तो दोस्तों धर्म हो, क्षेत्र हो, आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ जब सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तब ऐसा होता है कि जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे, अर्थात अगर किसी को कोई समस्या है तो उसका जरूर हल निकालें और उसकी समस्या का समाधान जरूर करें। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में भी पढ़ते हैं। किसके बारे में? कुछ विवादों के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं सरकार ने इसमें क्या रोल प्ले किया है। जैसे आपने धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते देखा होगा। धार्मिक जुलूस अर्थात मुस्लिम समुदाय में निकलता है, उत्सव जो कि हिंदू धर्म में होता है। सबसे बड़ी समस्या इन्हीं में होती है, अंडरस्टैंडिंग में होती है। इन धर्मों में क्या है, धर्म दोनों अच्छे हैं, बट इन धर्मों में कुछ एक ऐसे अपवाद हैं, सभी लोग बुरे नहीं दोस्तों, कुछ एक ऐसे अपवाद हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करते रहते हैं। धर्म सारे अच्छे होते, बट हर धर्म में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, अपवाद के रूप में होता है, जो समस्याओं को पैदा करता रहता है। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है। आपने देखा होगा, जुलूस हो या उत्सव हो या मेला हो या किसी टाइप का ऐसा धार्मिक फेस्टिवल हो जहाँ पर संभावना हो कि विद्रोह हो सकता है, वहाँ पर पुलिस फोर्स पहले से ही अवेलेबल होती, अर्थात वहाँ पर मौजूद होती है, ताकि उन समस्याओं को वह हैंडल कर सके।
देखो इसमें क्या हो, टकराव की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए वहां पर पुलिस रहती, हिंसा ना भड़के हुए सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है, ताकि विवाद का क्या हो दोस्तों, समाधान हो सके। देखिए भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनको मानना पड़ता है कि विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से नदी गुजरती उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता। बिल्कुल दोस्तों, अक्सर ऐसा पाया जाता, देखिए जैसे एक नदी किसी एक स्टेट से निकली हुई दूसरे स्टेट में जा रही, या किसी सीमा से निर्धारण कर रही, तो उसके पानी बंटवारे की कौन सा राज्य इस नदी के कितने % पानी का उपयोग करेगा और दूसरा राज्य कितना उपयोग करेगा, इन बातों को लेकर भी डियर स्टूडेंट्स विवाद होते रहते हैं। एग्जाम्पल अब आपको दिया गया है दोस्तों, दक्षिण भारतीय दोनों राज्य हैं, कर्नाटक भी और तमिलनाडु, दोनों के दोनों तटीय राज्य हैं। तो इनके बीच में जो नदी है वह कावेरी नदी को पानी लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से क्या होता है दोस्तों, बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अर्थात दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का देखिए दोस्तों, कर्नाटक का कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। कहाँ पर है, ऊपरी छोर पर है। और तमिलनाडु का मेट्टूर बांध नदी के निचली छोर, क्या है, नीचे वाले हिस्से पर स्थित है। इससे मेट्टूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णराज सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। अगर दोस्तों कृष्णराज सागर बांध से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो मेट्टूर बांध में क्या होगा दोस्तों, पानी नहीं आएगा। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए पानी के लिए भरपूर आवश्यकता होती है। क्या होता है, भरपूर आवश्यकता होती है। ये देखिए दोस्तों, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बह रही है। ये देखिए आपको कावेरी नदी का एक ऊपर से सैटेलाइट से लिया हुआ फोटो आपके समक्ष है। देखिए आसपास कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना चारों तरफ ग्रीन ग्रीन डियर स्टूडेंट्स है। देखिए इससे विवाद उत्पन्न होता है तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब जो अपना टॉपिक है वह है समानता एवं न्याय। देखिए दोस्तों, समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है। उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या दोस्तों, अलग नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहां से देखते हैं, सबसे बड़ी दोस्तों आज भी भारत देश में यह विडंबना है, कुछ ऐसे गांव पाए जाते हैं, कुछ एक ऐसे शहर पाए जाते हैं, आज भी दोस्तों छुआछूत जैसी बीमारियां वहां पर उपस्थित है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया है। दोस्तों पहले कैसा होता था कि शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसे दूर बैठाकर पढ़ाते थे, उस हॉस्पिटल में भी उनका ट्रीटमेंट नहीं होता था। जिस ट्रैवलिंग में अर्थात जिन वाहनों का उपयोग उच्च वर्ग के लोग करते थे उसमें दलित वर्ग के लोगों को नहीं बैठने दिया जाता था, जो दोस्तों पूर्णतया गलत होता था। उनको पानी पीने के लिए भी उस कुएं से पानी नहीं निकालने देते थे जिस कुएं से उच्च वर्ग के लोग पानी भरते थे। दोस्तों कानून ने इस पर विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं और आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अर्थात इसे जड़ से खत्म किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कुछ करता है तो अनुच्छेद 15 के अनुसार उस पर केस किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में बताया गया है जन्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल दोस्तों अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो उसके इतना नीच व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता।
आप किसी जानवर को पाल सकते हैं, जानवर के साथ रह सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को छूने से अपवित्र हो सकते हैं। कैसे? कौन सा ग्रंथ यह कहता है कि आप किसी व्यक्ति को छूते हैं तो आप अछूत हो सकते हैं? कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। और आपको एक विशेष बात बता दें, इस पृथ्वी पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, जितनी भी किताबें लिखी गई, चाहे वह धार्मिक किताबें हों, चाहे साहित्यिक किताबें हों, चाहे साइंटिफिक बुक हो, चाहे वैज्ञानिक किताब, कुछ भी हो, सारी की सारी किताबें सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के द्वारा लिखी गई हैं। क्या है दोस्तों? सारी की सारी किताबें मनुष्यों के द्वारा लिखी गई, किसी भी दैवी शक्ति ने किसी को नहीं लिखा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, धर्म से बड़ा कोई चीज है तो वह इंसानियत है। क्या है दोस्तों? इंसानियत ही सर्वश्रेष्ठ है। इंसान को इंसान समझें और दोस्तों इंसानियत के तौर पर जिएं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ब्लड की जरूरत होती तो उस ब्लड को अपनी रगों में आप ले लेते हैं। तब क्या आप पता करते हैं कि ये जो ब्लड है किस जात का है, किस धर्म का है, किस समुदाय का है, गोरे का है, काले का है, छोटे का, बड़े, ऐसा कुछ भी पता नहीं करते हैं। तो दोस्तों मानसिकता अच्छी रखें, स्वस्थ रखें और सभी को समानता का अवसर दें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। जैसे कहा जाए, अपने देश के बारे में एक लाइन बोली जाती है, अनेकता में एकता। अनेक धर्मों के लोग अपने भारत देश में निवास करते हैं। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, गोरे, काले, छोटे, बड़े, हैं, अमीर, गरीब, सब। इसीलिए कहा जाता है अनेकता में एकता। छोटी छोटी बातों को हटाएं और एक साथ जीवन यापन करने की कोशिश करें। उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। अर्थात क्या होता था? मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। तब डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही दलितों के मसीहा कहे गए। अगर वो ना होते तो आज दोस्तों अपना देश खून से लथपथ ही होता। जब आप किसी व्यक्ति के साथ जानवर जैसा व्यवहार करेंगे तो एक निश्चित समय तक ही वह इस क्रूर व्यवहार को सहन कर सकता है, और जब वो अपने सोच से बाहर होगा, अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएगा, हो सकता सामने वाले को जान से मार दे। अगर डॉक्टर अंबेडकर ना होते, आज भी कहीं ना कहीं कहीं खून, खच्चर, मर्डर, इस तरीके की अन्य घटनाएं सामने आ रही होती। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा यह अमानवीय व्यवहार है। इन्होंने बहुत अधिक संघर्ष किया, तब जाकर संविधान बना। 1947 में बनना स्टार्ट हुआ था, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसी में विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद दिए गए, जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। मौलिक अधिकार, जैसा कि आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में चर्चा है इनकी, ताकि सभी लोगों को समानता का अधिकार मिल सके और अपना जीवन यापन कर सके, अपने धर्मों की रक्षा कर सके, प्लस अपने जो उसके मूल अधिकार हैं, अगर उनका हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर सके। ये सब चीज़ें दोस्तों संविधान की वजह से हुई। जो आप जॉब 8 घंटे की कर रहे हैं, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। जिन महिलाओं को डिलीवरी के समय मैटरनिटी लीव मिलती है, वो सब इन्हीं की देन है। आज जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं, वोट दे पा रही हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर, अच्छे अच्छे पद पर आसीन है, IAS IPS ऑफिसर, बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस हैंडल कर रही हैं, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से दोस्तों हुआ है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सब लोगों के साथ क्या बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते। ये भी दोस्तों सोच बहुत गंदी है कि लड़का ही वंश बढ़ाता है, लड़का ही बुढ़ापे में रोटी देता। ये तुच्छ मानसिकता है दोस्तों। आज अगर आप नज़र उठा के देखें तो लड़कियां ज़्यादा शालीन हैं, ज़्यादा टॉप पे जा रही हैं, अपना करियर डेवलप कर रही हैं, देश के लिए अधिक से अधिक मेडल ला रही हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जनरल लैंग्वेज में जो लड़के होते हैं वो मैक्सिमम बाहर सेट हो जाते हैं या सेटल हो जाते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं अपने माँ बाप की केयर करती हैं और उनके साथ रहना भी पसंद करती हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। दोस्तों सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं। क्या है? विशेष प्रावधान भी किए हैं
कि जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया। बिल्कुल दोस्तों, लड़कियों को मौका देना चाहिए और किसी भी मोड़ पर लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जैसा कि भारत में एक राज्य है हरियाणा राज्य, जहां पर दोस्तों सेक्स रेशियो बहुत कम है, लगभग 900 से भी कम है, अर्थात 1000 पुरुषों में 900 से कम स्त्रियां वहां पर हैं। अर्थात जहां पर 1000 पुरुष हैं, मेल हैं, वहां पर 900 से कम फीमेल उपस्थित हैं। ये बड़ा सोचनीय विचार है कि इस तरीके से कैसे लोग। और एक और दोस्तों होता है भ्रूण जांच। भ्रूण जांच इसलिए की जाती है ताकि जो हमारे गर्भ में या माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वह पूर्णतया स्वस्थ है कि नहीं है। बट लोग क्या करते हैं, लिंग जांच करवा लेते हैं। अगर महिला है, बेटी है, तो उसका वहीं पर उसे मरवा देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत क्रूर और बहुत गंदी तुच्छ मानसिकता लोगों की ऐसी होती है, जो लोग लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव करते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, उनको बहुत अच्छे से एजुकेशन देनी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि 2 सिस्टर थी, दोनों की दोनों आईएएस बन जाती, जैसे टीना डाबी, और उनकी एक छोटी बहन भी है, वो भी आईएएस ऑफिसर है, दोनों की दोनों आईएएस ऑफिसर हैं। तो इनसे आप सीखें, इनसे सीखें और तुच्छ मानसिकता को दोस्तों दूर करें। देखिए दोस्तों, आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिले? बिल्कुल दोस्तों, मदद मिलेगी। जब भी एक लड़की एक लड़का होता है तो गार्जियन कोशिश करते हैं कि लड़के को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। लड़के को एमटेक किया जाए, लड़की को सिर्फ 12th किया जाए, 12th तक ही पढ़ाया जाए, जो कि दोस्तों पूर्णतया गलत है। क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? दोस्तों मैक्सिमम आप गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आइए फटाफट आपको ऊपर से दिखाते हैं आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। एक बार रिवाइंड करने से क्या होता है दोस्तों, ब्रेन में ये सुरक्षित रहती हैं। और हम सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जाना है। क्या है? गवर्नमेंट जॉब में जाना है, बिजनेस करना है, तो नॉलेज कंपलसरी है। क्या है दोस्तों? नॉलेज कंपलसरी। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, जब आपको नॉलेज होगा तो आप किसी भी सोशल प्लेस पर एक अच्छी बात प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अपना चैप्टर था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसके अंतर्गत हम लोगों ने स्टोरी दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट की थी, माया नायडू के नाम से। इसके बाद दोस्तों हमने लोगों ने हेक्टर के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से उसको अफ्रीकन भाषा सिखाई जाती है, वो विरोध करता है तो वहाँ की पुलिस क्या करती, गोली मार देती है उसको, तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेल्सन मंडेला ने विरोध किया कि जो अश्वेत और श्वेत का जो भेदभाव है ये गलत है, अमानवीय है। उन्होंने विरोध करके 1994 में सबको समानता का अधिकार दिलाया था। भागीदारी भी जनता कर सकती है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही, अपना वोट देकर भी उनका सिलेक्शन करती है। पानी की समस्या को आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। अगर सरकार किसी भी चीज़ के रेट बढ़ा देती है तो भी जनता उसका विरोध करती है। ये देखिए, महिलाएं भी अपने किसी क्या है अधिकार के लिए यहाँ पर विरोध कर रही हैं। विवादों का समाधान करना किसका काम होता है? सरकार का दोस्तों काम होता है। कई बार आपने विभिन्न प्रकार की नदियों के बारे में चर्चा सुनी होगी, जो विभिन्न राज्यों के बारे में समस्या बन जाती, और इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु के बारे में चर्चा की गई थी, जो कि कावेरी नदी समस्या बनी हुई है। जैसा कि आपने एक यह चित्र देखा, कावेरी नदी बड़ी शांत स्वभाव से बह रही है। आपने समानता एवं न्याय के बारे में पढ़ा, जिसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की जो प्रथा है, कुप्रथा है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कड़े नियम भी बनाए हैं। जैसा कि दोस्तों इतना हम लोगों ने पढ़ा है और उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। दोस्तों आपको लगातार एनसीईआरटी की क्लासेस मिलती रहेंगी। फटाफट आपको मेरी क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है, और साथ में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।